यही नहीं, किसी भी गांव, सड़क या अगर कहीं पीआईएल यानी याचिका लगी हुई हो और वो वर्षों से वह काम अटका हुआ हो, तो समझ जाइए कि देहरादून में अपने एसी में बैठा हुआ कोई गंजा लिबरल वहां अपनी टांग घुसेड़े हुए है। उत्तराखंड को पीआईएल स्टेट बना देने वाले इन 4-5 कम्युनिस्टों ने, ये जो गैंग है, इनका न तो कोई भगवान है, न माँ बाप है, और कभी कोई कहने सुनने वाला इनका यूं भी नहीं है। और वैसे भी अपने माँ बाप को कभी 4 धाम यात्रा तो इन्होंने ले जाना है नहीं। एसी कमरों में जिस जिस कुर्सी पर बैठ करके आप पर्यावरण का ज्ञान उड़ेलते हैं ना, उस कुर्सी का रंग तुरंत पीला हो जाएगा आप जब उस संघर्ष की याद करेंगे, और तुम्हारा सारा चिंतन बाहर निकल जाएगा उसी कुर्सी से, उसी एसी कमरे में, उसी एसी कार में। उन सड़कों को जिस हाल में देखा हुआ है मेरे जैसे लोगों ने, और अब उन्हें जैसा देख रहे हैं, तो पता चलता है कि हमारा हीरा जब तक किस अंधेरे में जी रहा था। हम ऐसे तंत्र के बीच जीने को मजबूर रहे हैं जिसने हमें ये तक यकीन नहीं होने दिया कि हम लोग अभाव में। उनकी आर्थिकी हमेशा वही रहे जो 2 या 3 पीढ़ियों पहले, या जो हमेशा से थी। मतलब बाहर के लोगों की नजरों में उत्तराखंड के लोग 2 दर्जे की या तीसरी श्रेणी के नागरिक, या ये जो गांव है वहां पर आकर नेपाल के लोग क्यों रह रहे हैं? वो हम ही लोग तो हैं जो वोक हो गए, जो प्रगतिशील हो गए, जिसे उस जनजीवन में जाना ही नहीं है। और हम ट्विटर और फेसबुक पे खूब गद्दे लिखते हैं कि मेरा पहाड़, बड़ी सांस्कृतिक, नेगी जी के खुदेड़ गाने। चीन के सैनिक अच्छी खासी सड़कों के जरिए अपने भारी वाहनों और सैन्य सामग्री के साथ ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। और हमारे क्या कर रहे हैं? हमारी पीआई लगी हुई है, कोई केरल का है, कोई मद्रास का है। इनको मुझसे ज्यादा मालूम है, या मेरे ही जैसे दूसरे गांव में रहने वाले आदमी से ज्यादा मालूम है कि मेरी लाइफ में क्या बेटर है। सस्ती लोकप्रियता पहला मकसद है, और पेट के लिए आज भी अपने लोगों के हितों के दुश्मन बन जाना कोई नई बात नहीं। अगर ये कटान नहीं हुआ होता तो तुम जैसे टट्टीबाज सुबह सुबह यहाँ अपनी तशरीफ उठा करके 6 घंटे में नहीं पहुंचते। अरे जब वो डैम वहां पर लगा हुआ है, तब तुम अपने कमरे में लाइट ले रहे हो और वो सारा एजेंडा ठूस रहे हो जो तुम चला रहे हो दिन भर, जो तुम्हारी आज की डेट पर पहचान बना हुआ है। तुम्हारे लिए पहाड़ आज भी सिर्फ पिकनिक स्पॉट है, जबकि वहां कई पीढ़ियों से रहते आ रहे लोगों को अपने बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, सड़क की जरूरत है। लेकिन वहां रहने वाले गांव के लोग अगर गाड़ी मोटर ले लेते हैं, वो उसे चलाने लगते हैं, सड़क की मांग करते हैं, तो तुमको पर्यावरण खराब नहीं करना चाहिए। उन्हें पूछना चाहिए था कि ब्रुसेल्स, यूनाइटेड किंगडम, काठमांडू और तमाम बाहरी देशों से आने वाले लोग, ये जो फॉरेन फंड हैं जिसे कि FCRA कहते हैं, इसमें आखिर कौन से एनजीओ सबसे ऊपर है? फिर उत्तराखंड जैसे राज्य में भोली वाली जनता को, उससे तो यही उम्मीद करना ही बेईमानी है कि इन एनजीओज और उनके काम करने के तरीकों को ये लोग समझ पाएंगे। डेली का ये सर्वाइवल और डेली का ये स्ट्रगल इतना ज्यादा है कि इस समय कौन अपना दिमाग खपाएगा? क्योंकि गांव वालों को तो वहां जो रह रहे हैं उनको तो सड़क की जरूरत है नहीं। तुम्हारे जैसे जिनके यूट्यूब चैनल हैं उनको चाहिए सड़क। ये खुद क्यों नहीं अपने परिवार के साथ वही जिंदगी जीने के लिए पहाड़ चले जाते हैं? अगर ये सब कुछ इतना ही अच्छा है, उनको फैसला ले लेना चाहिए। वो क्यों अपने गांव में अपनी कार से आकर के 2 घंटे का सेमिनार करके अपनी जो कोटेशंस हैं, अपने ढपली बजा करके वहां से देहरादून के अपने लग्जरी अपार्टमेंट में निकल जाते हैं? पर्यावरण के नाम पर, वो टूरिज्म के नाम पर वंडरलिस्ट करना अलग चीज है, लेकिन वहां पर उस चीज को जीना और उस चीज को महसूस करना वो अलग चीज है। ऐसा तो नहीं कि हम किसी पर्यावरण प्रेमी के पीछे लग करके अपने यहाँ के लोगों को सड़क नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन वो हर दूसरे सोशल मीडिया विचारक की तरह ग्राउंड रिपोर्ट और जमीनी हकीकत से बहुत घबराती थी। पहाड़ में रहना नहीं चाहती थी, कोदू जंगोरू खाना नहीं चाहती थी। पर्यावरण प्रेमी बन गए, जबकि एक आम ग्रामीण को तो ये पता तक नहीं है कि अच्छी जीवन शैली किसे कहते हैं। ये नीड रिकॉग्निशन वाले स्टेट पर भी नहीं है, क्योंकि उन्हें तो ये एहसास ही नहीं होने दिया जाता है कि सड़कें और सभ्यता आने से वो क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं पहाड़ी पैंडा। आज के इस वीडियो का हमारा विषय है कि पहाड़ों पे विकास, चाहे वो सड़क हो, स्कूल हो, या फिर अन्य कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसमें क्या समस्याएं आती हैं। कुछ चीज़ें तो हैं जो आम हैं, जिन्हें हम जानते हैं कि कोई नेता इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या हमारी बात ही किसी अधिकारी के कानों में नहीं पड़ रही है। लेकिन इन सबके पीछे कुछ छुपे हुए तत्व होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ही बीच में रहते हुए हमारे ही संस्थागत नुकसान को कर रहे होते हैं, हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम इस वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कुछ ही दिन पहले ट्रेनी IPS अधिकारियों के एक दीक्षांत समारोह में एक गंभीर बात कही है। अपनी स्पीच में डोभाल साहब ने कहा कि सिविल सोसाइटीज, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज। उन्होंने कहा कि भारत में लड़ाई का मैदान बदल रहा है, लड़ाई की सीमाएं बदल रही है, और अब जहां जो भी युद्ध लड़े जाएंगे वो सिविल सोसाइटीज के माध्यम से लड़े जाएंगे। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया है कि पारंपरिक युद्धों के नतीजे अब अनिश्चित होते हैं, और अब देश युद्ध पर पैसा बहाना अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में होगा क्या? ऐसे में ये होगा कि लड़ाई के तरीके बदल जाएंगे, और ऐसी परिस्थितियों में पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी।
अब याद कीजिए कि पिछले डेढ़ साल से करीब 2 साल होने वाला है, चाइनीज कोरोना वायरस ने विश्व भर के देशों में बिना खर्चे के ही कितनी बड़ी तबाही मचाई है। आप सोचिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये बात उन पुलिस अफसरों से कह रहे हैं जो कुछ ही दिन में समाज में कानून व्यवस्था देख रहे होंगे। प्रशासनिक अकादमियों में प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों और रक्षा सलाहकार हों, वो जो कुछ भी बोलते हैं वो बेहद तय और चुनिंदा शब्द होते हैं। वो शब्द आने वाले समाज का खाका तैयार कर रहे होते हैं। अजीत डोभाल जी के इस भाषण के बाद एक बड़ा वर्ग उस दिन से बड़े बड़े निबंध लिख रहा है, कॉलम्स लिख रहा है, स्तंभ लिख रहा है। ये वो वर्ग है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये वर्ग है सिविल सोसाइटीज का हिस्सा, यानी नागरिक समाज के लोग। अजीत डोभाल जी की स्पीच के कुछ ही दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में करीब 900 किलोमीटर लंबी चार धाम परियोजना का हिस्सा जो बनने वाली सड़क है उसको डबल लेन चौड़ा करने के लिए आवेदन को मंजूरी दे दी। सड़कों की स्थिति 1962 के चीन युद्ध के बाद से नहीं बदली है और ये सड़कें ऐसी हैं जिन पर दो वाहनों का आमने सामने से गुजरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसा कि पहाड़ों में अक्सर सड़कें हुआ करती हैं, सिंगल लेन और वो भी नाम मात्र की। सामान्य भाषा में कहें तो लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में बन रही ऑल वेदर रोड की चौड़ाई 30 मीटर करने की केंद्र सरकार के निर्णय पर मोहर लगा दी। कोर्ट ने अपनी सुनवाई में विशेष जोर देते हुए कहा कि रक्षा आवश्यकताओं पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, न्यायिक जांच हो गया, PIL हो गया, ये सब टेक्निकल टर्म्स होती हैं, लेकिन जो इस वीडियो में बेहद सामान्य भाषा में इस पूरे प्रकरण को समझाऊंगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। फिलहाल मेरा मकसद है उन दुराग्रहियों की ओर इस और उनकी मॉडस ऑपरेंडी को हाईलाइट करना जो यहाँ वहाँ से आकर के देहरादून में बसने के बाद पहाड़ और पहाड़ के विकास के दुश्मन बन गए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि देहरादून में बैठ करके अपने 50,000 और 1 लाख के कुत्ते को लैट्रिन कराने वाले ये विधर्मी, एथीस्ट और लिबरल प्रगतिशील पर्यावरण प्रेमी किस तरह खुद को उत्तराखंड और यहाँ के लोगों का भाग्य विधाता साबित करने का हर प्रयास कर रहे हैं। और खास बात तो ये है कि इनकी तादाद अब बढ़ती ही जा रही है और दिल्ली से भी कुछ गैंग उत्तराखंड की हर धार्मिक गतिविधि पर एजेंडा सेट कर रहे हैं। ये मामला सड़कों के चौड़ीकरण का विरोध कर रहे कुछ प्रगतिशील NGO द्वारा कोर्ट में ले जाया गया था। विशेषकर सिटीजन फॉर ग्रीन दून की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। यही नहीं, किसी भी गांव, सड़क या अगर कहीं PIL यानी याचिका लगी हुई हो और वो वर्षों से वह काम अटका हुआ हो तो समझ जाइए कि देहरादून में अपने AC में बैठा हुआ कोई गंजा लिबरल वहां अपनी टांग घुसेड़े हुए। ऐसा करने के लिए उन्होंने कुछ पार्ट टाइम जो पिछलोगु होते हैं वो हर गांव में, उत्तराखंड के गांव में मिल ही जाते हैं, जिनके कंधों पे बंदूक रख करके ये लोग अपना एजेंडा साध रहे होते हैं। ये प्रगतिशील पिछलोगु आजकल नई नई उगी हुई डपलीबाज क्रांतिकारी पार्टियों में भी अपना भविष्य तलाशते हुए आपके आसपास जरूर नजर आ रहे होंगे। सवाल उठता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के इतने महत्वपूर्ण विषय पर आखिर कौन आपत्ति जता सकता है या गांव समाज के विकास पर किस लोगों को समस्या हो सकती है। अदालत ने चारधाम प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाले NGO सिटीजन फॉर ग्रीन दून की चिंताओं को यह कहकर फर्जी बता दिया कि रक्षा मंत्रालय की मांग में दुर्भावना नहीं हो सकती। बस यहां पर मिलौड़ साहब एक गलती ये कर बैठे कि उन्होंने PIL एक्टिविस्ट से बदले में उनकी दुर्भावना का जिक्र नहीं किया या उनसे नहीं पूछा कि तुम्हारी इसके पीछे क्या मंशा है। कोर्ट को इस PIL गैंग को लेकर के इस बारे में थोड़ा सा दिलचस्पी दिखानी चाहिए थी। उन्हें पूछना चाहिए था कि ब्रुसेल्स, यूनाइटेड किंगडम, काठमांडू और तमाम बाहरी देशों से आने वाले लोग, ये जो फॉरेन फंड हैं जिसे कि FCRA कहते हैं, इसमें आखिर कौन से NGO सबसे ऊपर है, किन लोगों को बाहर से सबसे ज्यादा फंड मिल रहा है। कोर्ट को इस बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहिए था। क्या किसी ऐसे साइंस इंस्टीट्यूट के नाम पर भी तो ब्रुसेल्स या यूनाइटेड किंगडम और कम्युनिस्ट राष्ट्रों से फंड नहीं आ रहा है जिसे चारधाम प्रोजेक्ट से भी आपत्ति हो, जिसे उसमें पर्यावरण का हैरासमेंट नजर आ रहा हो। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि ये सिविल सोसाइटी आखिर है क्या चीज। अगर आदर्श समाज में हम देखें तो सिविल सोसाइटीज हमारे आसपास नजर आने वाले NGOs होते हैं। ये प्रेशर ग्रुप्स की तरह होते हैं और सरकार से अलग समाज में ही नागरिकों के हितों के लिए काम करते हैं। ये समूह उन जगहों पर रह करके काम करते हैं जहां सरकार कुछ कर पाने में असमर्थ होती है। इसके रीजन होते हैं, तार्किक होते हैं, लेकिन वर्तमान में या इतिहास में कोई चैप्टर उठाकर देख लीजिए और बताइए कि ये आदर्श समाज कहाँ है। ये सिर्फ मानक बनाकर लिख दिए गए हैं ताकि परीक्षा में बच्चों को इनका जिक्र करने पर नंबर काट दिए जाएं, जिक्र न करने पर नंबर काट दिए जाएं। इससे ज्यादा इनका कहीं कोई रोल नहीं है। अब इन सिविल सोसाइटीज का स्वरूप बदल गया है और अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों का एक टूल किट बन करके रह गई है। अमेरिकी ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान को देखिए, ग्रेटा थनबर्ग जैसी अदाकारा, पर्यावरण वाली अदाकारा का नाम लीजिए, या फिर किसान आंदोलन में ट्वीट करके चर्चा में आने वाली, अपनी मौजूदगी दर्ज करने वाली पॉर्न एक्ट्रेस को देख लीजिए, मिया खलीफा जिसका नाम है। ये सब आज की तारीख पर सिविल सोसाइटी गिने जाते हैं। चीन जैसे कम्युनिस्ट राष्ट्रों के षड्यंत्र के बारे में सुनते तो सभी लोग हैं, लेकिन ये लोग ऑपरेट किस तरह से करते हैं इसका ठीक ठीक अंदाजा शायद ही किसी को।
और फिर उत्तराखंड जैसे राज्य में भोली वाली जनता को, उससे तो यही उम्मीद करना ही बेमानी है कि इन एनजीओज और उनके काम करने के तरीकों को ये लोग समझ पाएंगे। डेली का ये सर्वाइवल और डेली का ये स्ट्रगल इतना ज़्यादा है कि इस समय कौन अपना दिमाग खपाएगा। पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड के राजमार्ग और सड़कों को लेकर के जिस स्तर पर काम हुआ है वो ऐतिहासिक है। उन सड़कों को जिस हाल में देखा हुआ है मेरे जैसे लोगों ने, और अब उन्हें जैसा देख रहे हैं, तो पता चलता है कि हमारा ये राज्य अब तक किस अंधेरे में जी रहा था। मान लीजिए दिल्ली से देहरादून पहुंचने में अब अगर आपको 7 से 8 घंटे के बजाय सिर्फ 3 घंटे, ये हकीकत है, सिर्फ 3 घंटे लग रहे हैं, तो सोचिए कि आपके साथ अब तक किस तरह का अन्याय हो रहा था। हम ऐसे तंत्र के बीच जीने को मजबूर रहे हैं जिसने हमें ये तक यकीन नहीं होने दिया कि हम लोग अभाव में हैं। हमें 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 अच्छी सड़कें चाहिए, हमें हमारे टाइम की वैल्यू चाहिए। 7-8 घंटे में हम वो सफ़र करते आ रहे थे, और 7-8 घंटे भी पिछले 5-7 सालों में, उससे पहले की तो स्थिति खैर अलग है। ये जो पर्यावरणविद हैं, ये माइक वाले विचारक लोग जो हैं, वो ये भी चाहते हैं कि जिस दिन ये लोग पहाड़ आएँ, उस दिन तो सब कुछ चकाचक हो। उनकी मतलब गाड़ी जहाँ पर रुके वहाँ पर उनकी क्रीज न उतरे, उनकी कपड़ों पर धूल न लगे, उनके बालों में जो चमक देहरादून में या दिल्ली या मुंबई में थी, वो पहाड़ों में उत्तराखंड हो गया, कोई पहाड़ी गाँव हो गया, वहाँ तक हो। लेकिन साथ साथ ये भी चाहते हैं कि जो वहाँ पर रोजाना रह रहे हैं उन गाँव में, वो उसी धूल मिट्टी में रहें। उनके पास अपना वाहन न हो, उनके पास गाड़ी न हो, सड़कें न हो, वो यातायात ना करें, वो वहाँ रहें, और उनको बताया जाए कि अरे तुम तो यार इस हरियाली में रह रहे हो, पर्यावरण के बीच में रह रहे हो, उनको इस गर्मी में रखो। लेकिन जिस दिन ये लोग जाएं उस दिन वहाँ सड़कें चाहिए, सब कुछ चकाचक तामझाम मेंटेन चाहिए। हमारी भैंसें वहाँ पर धूल वाले घास खाएं, हमारे जो पशु हैं वो अच्छा पोषण न लें, उनका जो दूध है उसका लोग उससे बिजनेस न कर सकें, उनकी आर्थिकी हमेशा वही रहे जो 2 या 3 पीढ़ियों पहले, या जो हमेशा से थी। मतलब बाहर के लोगों की नज़रों में उत्तराखंड के लोग 2 दर्जे की या तीसरी श्रेणी के नागरिक है। वो चाहते भी नहीं है कि ये लोग किसी, और उसको किस ख्वाब में रखना है, किस मुगालते में रखना है कि अरे ये तो क्या लाइफ है यार तुम्हारी, तो तुम भी आओ ना वहाँ पर, उस लाइफ को देखो, वहाँ जियो, 10 दिन रहो। पर्यावरण के नाम पर व टूरिज्म के नाम पर वंडरलिस्ट करना अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पर उस चीज़ को जीना और उस चीज़ को महसूस करना वो अलग चीज़ है। खुद जो पहाड़ के लोग ही देहरादून में बैठ करके वोक हो गए, प्रगतिशील हो गए, वो वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। ये पहाड़ क्यों बंजर हो रहे हैं, या ये जो गांव है वहां पर आकर नेपाल के लोग क्यों रह रहे हैं? वो हम ही लोग तो हैं जो वोक हो गए, जो प्रगतिशील हो गए, जिसे उस जनजीवन में जाना ही नहीं है। और हम ट्विटर और फेसबुक पे खूब गद्दे लिखते हैं कि मेरा पहाड़, बड़ी सांस्कृतिक, नेगी जी के खुदेड़ गाने। वो कौन लोग हैं? वो भी तो हम ही हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत आम सी बात है कि सड़क नहीं है। माइग्रेशन चिल्लाने से क्या होगा? उसके लिए हम ऐसा तो नहीं कि हम किसी पर्यावरण प्रेमी के पीछे लग करके अपने यहाँ के लोगों को सड़क नहीं देना चाह रहे हैं। ये सब हमारे बीच में हो रहा है ना। अगर हम सड़कों की बात करें तो हम वापस आते हैं कि ऑल वेदर रोड से ही इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑल वेदर रोड ज़्यादातर लोग जानते हैं, और ग्रामीण समस्याएं जो हैं उस पर तो हम बात करेंगे खैर। तो चारधाम प्रोजेक्ट का पहला मकसद उत्तराखंड की जो ये है कि अभी जो 4 धामों को साल के 12 महीने यात्रियों के लिए तैयार रखना होता है, और इसके बाद जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये है कि ये सामरिक दृष्टि से भी, रक्षा की दृष्टि से भी उत्तराखंड की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना को इन सभी जगहों पर लगातार कनेक्टिविटी की जरूरत होती ही है। वो पहले भी थी, वो अभी भी है। जबकि हमारी पड़ोसी देशों की सीमाओं तक चीन के सैनिक अच्छी खासी सड़कों के जरिए अपने भारी वाहनों और सैन्य सामग्री के साथ ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। और हमारे क्या कर रहे हैं? हमारी पीआई लगी हुई है। इस बात में कोई शक नहीं है कि चीन के साथ लगने वाली पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे कि LAC कहते हैं, इसके साथ राजमार्गों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचों की जरूरत है। सेना के सामने जो चैलेंज हैं वो ये हैं कि वो जो जिस कंडीशन में अभी रास्ते हैं, मौजूदा स्थिति तो ऐसी है कि वहाँ अपने भारी वाहन हो गया, मशीनरी हो गई, हथियार हो गया, मिसाइल, टैंक, सेना और जो खाद्य सामग्री है वहाँ पर नहीं पहुँचा सकती है। उसे ले जाने के लिए लंबे वाहनों की जरूरत होती है। अगर कभी युद्ध छेड़ने की बारी आ गई तो आर्मी वहाँ बगैर हथियारों के और बिना खाने की सामग्री, जैसे रसद हो गया या कुछ भी हो गया, उसके कैसे मुकाबला करी। बेशक सेना को इसकी भी तैयारी करनी है और सतर्क भी रहना होता है। अब ये तो थी चीन की बात। अब असली मामलों पर आएं तो असली मामला ये है कि अगर उत्तराखंड के दूर गांव तक सड़कें बनती हैं तो इससे किसी को क्या समस्या हो सकती है। खासकर केरल, मद्रास और बंगाल से आकर देहरादून में बैठ करके इन लोगों को ये कैसे मालूम और कैसे महसूस करने लगते हैं कि ये पहाड़ और सदियों से वहाँ का रहने वालों के लोगों के हितों को उनसे बेहतर जानते हैं। मान लो मैं गाँव में इतने समय से रहता हूँ, मुझे अपने यहाँ की स्थिति, वस्तु स्थिति का अच्छे से पता नहीं है, लेकिन जब मुझे कोई बंगाल का प्रगतिशील
ये जो देख रहे हैं ना हम ट्विटर पे आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं, अब तो ये जब बहुत मुखर हो गया, अभी तक तो साइलेंट होकर के काम करते थे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा इन्हें उबाल आने लग गया है, ये अब खुल के आने लग गए हैं बाहर। कोई केरल का है, कोई मद्रास का है, इनको मुझसे ज्यादा मालूम है, या मेरे ही जैसे दूसरे गांव में रहने वाले आदमी से ज्यादा मालूम है कि मेरी लाइफ में क्या बेटर है। आप लोग भी चारधाम घूमने गए होंगे या जाएंगे, तो क्या बाहर के राज्य के लोग नहीं चाहते होंगे कि वो सुरक्षित अपने धाम पहुंच करके, जो आस्तिक हैं वो अपने सुरक्षित धाम आकर के वापस समय से अपने घर भी पहुंच जाए। उत्तराखंड को पीआई स्टेट बना देने वाले इन 4-5 कम्युनिस्टों ने, ये जो गैंग है इनका, न तो कोई भगवान है न माँ बाप है, और कभी कोई कहने सुनने वाला इनका यूं भी नहीं है। और वैसे भी अपने माँ बाप को कभी चार धाम यात्रा तो इन्होंने ले जाना है नहीं। इनको न सड़क चाहिए, न डेवलपमेंट चाहिए, न इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। यही लोग कह रहे हैं कि सड़कें बनेगी तो 2013 जैसी आपदा फिर से आ जाएगी। अरे वो हमारा मैटर है भाई, वो हमारा इंटरनल मैटर है। तुम लोगों को तो वैसे भी हिंदू और हिंदुत्व से कोई लेना देना है नहीं। खुद जब वो लोग कहीं जाते हैं तो वो अपनी एसी कारों से ही जाते हैं, कमरों में जहां पर बैठे रहते हैं वहां भी एसी लगे हुए हैं। लेकिन इनके जो मॉडल हैं, जो इनके एनजीओज के मॉडल हैं, वो हाइड्रो डेवलपमेंट परियोजनाओं को लेकर के हैं कि नहीं वहां पर वो डैम लग गया, वहां पे वो डैम। अरे जब वो डैम वहां पर लगा हुआ है तब तुम अपने कमरे में लाइट ले रहे हो और वो सारा एजेंडा ठूस रहे हो जो तुम चला रहे हो दिन भर, जो तुम्हारी आज की डेट पर पहचान बना हुआ है। इनकी खास बात यह है, काम करने का तरीका देखिए इनके। ये किसी गांव जाएंगे, उत्तराखंड के गांव जाएंगे, वहां पर अपने से भी बड़ी किसी चीज को पकड़ करके उसको ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि जो वो उससे करवाना चाह रहे हैं उससे उसको ब्रह्मांड की दूरी और दिशा बदलने का ट्रिगर मिल जाएगा, रिमोट उसके हाथ में आ जाएगा। अलाना पुरस्कार, फलाना पुरस्कार, उसको भी लगने लगता है कि यार इसके साथ तो मेरी भी तरक्की हो रही है। उत्तराखंड में ऐसे भी इस तरह के फर्जी वाना बीज की कोई कमी न थी और न है। सस्ती लोकप्रियता पहला मकसद है, और पेट के लिए आज भी अपने लोगों के हितों के दुश्मन बन जाना कोई नई बात नहीं। वो राजा भी इसी राज्य के थे, उत्तराखंड का एग्जांपल ले लीजिए, जिन्होंने 1857 की क्रांति के टाइम अंग्रेजों को बचाने के लिए अपने रजवाड़े त्याग दिए, खुद जंगलों में रहे और अंग्रेजों को राजमहल में रखा। ये भी हमारे उत्तराखंड के लोग। गांव के और इस आसपास के लोगों को इसका उपाय ये करना चाहिए जो गढ़वाल में पुराने शब्दों में कहते हैं, इन नीच नराधमों को तो या तो इनका होलिया कटाओ, इनको उल्टे गधे पर बिठाओ, इनके मुंह पे काली स्याही लगाओ, और इनका सारा जो भी प्रगतिशील है, जो वोकिज्म है, उसको उसको उस उल्टे गधे पर बिठा करके इनको कहीं छोड़ दो। इनका वोकिज्म इनके साथ चले जाने दो, इनको पलायन करने दो, इनकी जरूरत ही नहीं है पहाड़ों को। एसी कमरों से ज्ञान देने वाले सामाजिक चिंतक मुझे मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड की याद दिलाते हैं। सामाजिक चिंतक और एक्स गर्लफ्रेंड्स वो काम करते हैं जो आसान होता है, यानी आसान राह पकड़ लेना। जैसे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स भी आसान राह पकड़ करके निकल गई थी। उसकी भी ऐसी कमरों से लव कोट्स और फोटो कोलाज इतनी बढ़िया आते थे कि मतलब वाह वाह हो जाता। उस टाइम तो इंस्टाग्राम अपनी पहली स्टेज में हुआ करता था। अब मैं अपने निजी अनुभव से बता रहा हूं तो ज्यादा समझने में आसानी रहेगी। जिस तरह से चिंतक अपने अकेले पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, उसी तरह से उसका भी दावा था कि उसने इश्क पढ़ा है और बाकी सब इस खेल में अनपढ़ है। लेकिन वो हर दूसरे सोशल मीडिया विचारक की तरह ग्राउंड रिपोर्ट और जमीनी हकीकत से बहुत घबराती थी। पहाड़ में रहना नहीं चाहती थी, कोदू जंगोरू खाना नहीं चाहती थी। आप जिसे पर्यटन कहते हैं उसे कभी उन गांव में रहने वालों की नजर से देखिए। कभी पहाड़ों की रोज की दिनचर्या जीने के बारे में सोचिए। लोगों के जीवन और सदियों से और पीढ़ियों से मौजूद उस स्पेस और उस एकांत को महसूस करने की कोशिश करिए जो उन्हें कभी मुख्य धारा में आने ही नहीं देता है। एसी कमरों में जिस जिस कुर्सी पर बैठ करके आप पर्यावरण का ज्ञान उड़ेलते हैं ना, उस कुर्सी का रंग तुरंत पीला हो जाएगा आप जब उस संघर्ष की याद करेंगे, और तुम्हारा सारा चिंतन बाहर निकल जाएगा उसी कुर्सी से, उसी एसी कमरे में, उसी एसी कार में। ये देहरादून और महानगरों में बैठे माइक कैमरा एक्शन वाले चिंतकों और विचारकों को पकड़कर पहले आधा घंटा जमकर मुर्गा बनाया जाना चाहिए। उसके बाद सामाजिक चिंतन छोड़कर इनसे सिर्फ इतना पूछा जाना चाहिए कि बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आपको मजा आ रहा है। इसका छोटा सा उदाहरण देखिए कि पिछले साल जब जोशीमठ में एक ग्लेशियर नीचे उतर आया था, तो ये गोविंदा की जो सस्ती कॉपी है बरखदत्त, ये सुबह से वो उठ करके 6-7 बजे जोशीमठ पहुंच गई ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। उससे 1 घंटे पहले उसने कार से वो जो वंडरलस्ट टाइप का एक फोटो ट्वीट भी किया और उसमें लिखा कि वाओ, मैं यहाँ पर सुबह सुबह पहुंच गई, मतलब रात खुलते ही पहुंच गई। और वहां जाकर के दूसरे ट्वीट में लिखती है कि यहाँ पर जो ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है ना, कटान हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे आपदाएं आ रही। साथ में वो ये ट्वीट करना नहीं भूलती कि पहाड़ों पर कटान नहीं किया जाना चाहिए। भाई मेरे, अगर एक कटान नहीं हुआ होता तो तुम जैसे टट्टीबाज सुबह सुबह यहाँ अपनी तशरीफ उठा करके 6 घंटे में नहीं पहुंचते। और अगर तुम 6 घंटे वहां नहीं पहुंचते तो कहां से ले जाते अपने यूट्यूब के लिए वो एक्सक्लूसिव स्टोरी, जो तुम्हें वो लिबरल प्रगतिशील, जो तुम्हारी जिससे तुम्हारी दुकानें चलती हैं, तुम्हें अपनी दुकान चलाने के लिए सड़क चाहिए, लेकिन जो वहां पर गांव में रह रहे हैं, उसके बाद तुम ये उम्मीद करते हो जब तुम लौट जाओ उसके बाद उस सड़क पर बजर गिर जाए। वो सड़क रहे ही नहीं,
क्योंकि गाँव वालों को तो वहाँ जो रह रहे हैं उनको तो सड़क की ज़रूरत है नहीं। तुम्हारे जैसे जिनके यूट्यूब चैनल हैं उनको चाहिए सड़क। जिस दिन कोई ग्लेशियर उतर जाए, जिस दिन कुछ बादल फट जाए, उस दिन तुमको चाहिए कि दौड़ करके वहाँ जाओ, अपनी स्टोरी निकालो और वापस आ जाओ। आप देखिए कि दूर से सभ्य नज़र आने वाले और अक्सर हाथों में माइक पकड़े ये बुद्धिजीवी आपको ये बताने का प्रयास करते नज़र आते हैं कि गढ़वाल और कुमाऊँ के लोगों को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से ऊपर उठ जाना चाहिए। उन्हें पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए। हमारे पेड़, हमारे जंगल, पक्षी, सियाल, तुतरियाल, बाघ, अबे जिन लोगों के पास रोज़ाना के रोज़गार और साधन नहीं है, हर जगह सड़कें रोक करके तुम उनके वर्तमान और भविष्य के दुश्मन बने हुए हो। तुम्हारे लिए पहाड़ आज भी सिर्फ पिकनिक स्पॉट है, जबकि वहाँ कई पीढ़ियों से रहते आ रहे लोगों को अपने बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, सड़क की ज़रूरत है। सड़क होगी तो रोजगार आएगा, लोगों को खेती करने के तरीके बदलेंगे और वो भैंस पालेगा, दूध पालेगा और उस दूध से बिजनेस करेगा। उसकी आर्थिकी सुधरेगी, उसका पनीर जिस दिन अच्छे मार्केट में बिकना शुरू होगा, उससे उसका अच्छा दाम मिलना शुरू हो जाएगा। किसान मेहनत करेगा, उसको उससे अच्छा मार्केट मिलना शुरू हो जाएगा। देहरादून बैठकर के इस गांव की सड़कों के चिंतन और विमर्श का नाम देने वाला मतलब ये बुद्धिजीवियों का अपना सब सेट है। घर गांव के कोने में अपने अपने इन्होंने चमन पाले हुए हैं, अपने होम स्टे और परिवार की छुट्टियों का जुगाड़ इनका फिट है। लेकिन वहां रहने वाले गांव के लोग अगर गाड़ी मोटर ले लेते हैं, वो उसे चलाने लगते हैं, सड़क की मांग करते हैं, तो तुमको पर्यावरण खराब नहीं करना चाहिए। ये जो उत्तराखंड विकास के हर काम में पीआईएल और ये सब रोड़ा डालते हैं, ये खुद क्यों नहीं अपने परिवार के साथ वही जिंदगी जीने के लिए पहाड़ चले जाते हैं? अगर ये सब कुछ इतना ही अच्छा है, उनको फैसला ले लेना चाहिए। वो क्यों अपने गांव में अपनी कार से आकर के 2 घंटे का सेमिनार करके अपनी जो कोटेशंस हैं, अपने ढपली बजा करके वहां से देहरादून के अपने लग्जरी अपार्टमेंट में निकल जाते हैं, अपने महंगे कुत्ते को पॉटी कराने के लिए। रहो ना वहीं जाकर के, अगर सब कुछ इतना बेहतर है। पर्यावरण के इतने जो बड़े चिंतक, इनसे इनसे पूछा जाना चाहिए कि इन्होंने खुद आज तक किसी गांव, किसी शहर में कितने पेड़ लगाए हैं। बीन देयर दून दैट, ये सो फलाना फलाना। और अगर कभी ऐसा किसी ने किया भी है तो वो पेड़ आज जिंदा है भी या नहीं है, उससे पूछा जाना चाहिए। ये घूम घूम करके तुमको क्या मिल रहा है? ये तो तुम सिर्फ अपनी पब्लिसिटी कर रहे हो ना, अपनी दुकान चलाने के लिए। तुम पर्यावरणविद बने हुए हो। देहरादून में बैठ करके पर्यावरण और सत्संग करने वाले इन वोक्स की दिनचर्या का मिलान उत्तराखंड के दूर बसे एक गांव में किसी रैंडम परिवार से करना चाहिए। इनकी तुलना उससे करके देखिए। ये पर्यावरणविद मैस्लोज नीड हायरार्की में अब सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं और सिर्फ अपने टाइम पास के लिए इन्होंने ये मुद्दे उठा रखे हैं। ये पर्यावरण प्रेमी बन गए, जबकि एक आम ग्रामीण को तो ये पता तक नहीं है कि अच्छी जीवन शैली किसे कहते हैं। ये नीड रिकॉग्निशन वाले स्टेट पर भी नहीं है, क्योंकि उन्हें तो ये एहसास ही नहीं होने दिया जाता है कि सड़कें और सभ्यता आने से वो क्या कर सकते हैं। 3 पीढ़ी पहले उनके घर में जो बुजुर्ग लोग जो काम कर रहे थे, आज भी वो वही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये महसूस ही नहीं होने दिया जाता है कि वो कुछ और कर सकते हैं। अच्छा, इन क्यूट और ये कम्युनिस्ट हो गए, प्रगतिशील हो गए, इन लोगों को देखिए कि आम जनमानस की भावनाओं से कैसे खेलते हैं और इसे कितनी शातिरता से करते हैं इस काम को। साल भर से ये इस बात पर नंगा नाच करते आए हैं कि यहाँ पेड़ कट गए, वहाँ पेड़ पर्यावरण को नुकसान हो गया, और हर सप्ताह बीच में एक ऐसी भावुक करने वाली कोई चीज़ लेकर के आएंगे कि देखो देखो साहब, यहाँ सड़क होती तो आज ये प्रसव नहीं होता, देखो यहाँ पर इस महिला को 4 लोग ढो रहे हैं। साल भर चलेगा, लेकिन साल भर एक दिन उनकी ये पोस्ट जरूर आती है, मार्मिक टाइप की। जैसे मतलब देहरादून में बैठ करके उसका मर्म ये समझ पाई है या ये समझ पाया, वरना किसी को पता ही नहीं है। तो अपना तय कर लो ना भाई एक बार कि आपको चाहिए क्या। ये जो शादी में रूठे हुए मौसा और मामा वाला रोल है, इसे आप अपने उन पिछलग्गुओं को भी समझा दो जो आपकी इन एजेंडों के पीछे अपना सुनहरा भविष्य देखते हैं, पुरस्कार, पर्यावरण वाले पुरस्कार का ख्वाब देखते हैं। अरे तुम जैसे क्रांति बीज लोग ही हैं भाई, जिनकी वजह से जिनकी पीआईएल और क्रांति की वजह से उस गांव तक सड़क नहीं गई, रास्ता नहीं बन रहा है, इसलिए लोग उनको 4 पायों पर उठा करके ले जाते हैं, जानवर की तरह ढो के ले जाते हैं। मेरा इन सभी पर्यावरण प्रेमियों से निवेदन है कि आप सिर्फ देहरादून में अपनी किटी पार्टी करिए, अपने महंगे कुत्ते को पार्टी कराइए, क्योंकि यही आपका भविष्य है, यही आपका जीवन है। माइक माइक वाइक पकड़ करके सेमिनार करिए, बौद्धिक नजर आते रहिए देहरादून में। सोशल मीडिया पर ये सब अनजान लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत काम आता है, बहुत अच्छा मारक हथियार है एकदम। लेकिन गांव वालों को जाकर के उनके ये मत बताओ कि उनका भविष्य उसी चीज में ही बेहतर है जो 4-5 पीढ़ियों से करते आए हैं। ऐसा ही एक कांड आजकल क्रिसमस पर लतिका रॉय फाउंडेशन की जो कैथलिक डायरेक्टर हैं उन्होंने किया, जो ईसाई डायरेक्टर हैं उस एनजीओ की। उत्तराखंड के हिंदुओं को इंटॉलरेंट, असहिष्णु भी साबित करने के लिए फेक न्यूज चलाई और
और जब पुलिस ने लाठी देने की बात की तो तुरंत अपने सारे ट्वीट डिलीट कर दिए, माफी भी मांगी। जेसीबी लगी तो पता चला कि घरवाला चमन चोपड़ा चार धाम रोड प्रोजेक्ट के खिलाफ है, घर गांव सड़कें नहीं जाने देता है उत्तराखंड में, और बीवी देहरादून में बैठ करके फेक न्यूज के सारे ईसाइयत का प्रचार करती है। बेटी की ससुराल चीन है और दोनों पति पत्नी के एनजीओ में हांगकांग यूएसए से मोटा फंड आता है। और ये लोग चाहते हैं कि गांव के लोग एक शादी तो क्या, अच्छी स्कूल जाने के काबिल भी न रहे। बिजनेस तो दूर की बात है। इन सब के लिए सीधा सा संदेश यही है कि पहाड़ को अपने प्रयोगों का अड्डा मत बनाइए। ये आपके पर्यटन का केंद्र होने से पहले कुछ लोगों का घर गांव है, उन्हें भी अधिकार है कि वो सभ्यता के करीब आए, उनके उनके बच्चे अच्छे स्कूल जाएं, वो गाड़ियां ले सकें, वो अच्छी गाड़ियों में आ जा सकें, उनकी सड़कें बदहाल न हो, और उन्हें अपने टाइम पास के साधनों, सस्ती लोकप्रियता के लिए सड़कों और संसाधनों के अभाव में जान न गंवानी पड़े। इस चीज से आपका टाइम पास होता है, उनका वो डेली का जीवन है। धन्यवाद।